माय चैनल द केमिस्ट्री अनस्पोकन। जो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है बोहर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं। जो बोहर साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये जो एटॉमिक मॉडल अपना इन्वेंट किया था या पब्लिश किया था, तो उन्होंने रूथरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल और प्लैंक्स इक्वेशन को यानी यूज़ करते हुए ना अपना एक मॉडल जो है वो पब्लिश किया था। तो 1913 में यानी रूथरफोर्ड ने जब मॉडल जो है पब्लिश किया और प्लैंक्स थ्योरी भी आई 1900 में, तो उसके उसी ईयर में रूथरफोर्ड के मॉडल वाले ईयर के अंदर ही जो बोहर थे उन्होंने अपना एक एटॉमिक मॉडल पेश किया। In 1913, Bohr used the Rutherford's atomic model and Planck's equation to publish his atomic model. Bohr described that electron in an hydrogen atom revolves in a permitted quantized energy levels। ठीक है, तो बोहर ने ये बताया था अपनी थ्योरी में कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उसने हाइड्रोजन एटम को एज अ एग्जाम्पल यूज़ किया था अपने एक्सपेरिमेंट्स में। तो उन्होंने ये कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो जब रिवॉल्व करते हैं तो वो एक फिक्स्ड क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स में रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, प्लैंक ने भी हमें यही बताया था ना कि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड होती है। ठीक है, तो लेकिन बोहर ने ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो जब रिवॉल्व करेगा तो वो फिक्स्ड ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेगा, और उन ऑर्बिट्स की जो एनर्जी होगी ना वो क्या होगी, क्वांटाइज्ड होगी और परमिटेड ऑर्बिट्स होंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन को उन ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व करने की परमिशन है जो उसे परमिट हुए हैं। ठीक है, वो बाकी ऑर्बिट्स में रिवॉल्व नहीं कर सकता। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं हमारे पास कि इसके पोस्टुलेट्स क्या थे इस मॉडल के। तो हमारे पास इसके पोस्टुलेट्स आ जाते हैं। तो फर्स्ट पोस्टुलेट में जो बोहर है उन्होंने ये कहा था, इलेक्ट्रॉन revolves in an orbit, in an fixed orbit outside the nucleus. This orbit has a fixed energy and a quantum number
is assigned to it. ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन, जो फर्स्ट पोस्टुलेट है वो ये कहता है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करता है और उस ऑर्बिट की फिक्स्ड एनर्जी होती है और उसको एक क्वांटम नंबर असाइन किया गया होता है। अगर आपने मेरी क्वांटम नंबर वाली वीडियो देखी है तो उसमें मैंने बताया था कि क्वांटम नंबर्स जो हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। तो इन नंबर्स को हम क्वांटम नंबर भी इसीलिए कहते हैं कि उनकी जो एनर्जी है वो क्या होती है, क्वांटाइज्ड होती है उन ऑर्बिट्स की या उन शेल्स की जिसके अंदर हमारे जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहा है। तो हमारे पास जो बोहर है उन्होंने ही सबसे पहले क्वांटम नंबर की जो टर्म है ना वो यूज की थी अपने मॉडल में। वहीं से हमारे पास जो क्वांटम नंबर का कॉन्सेप्ट है वो आया है। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन उन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेगा जिनकी एनर्जी फिक्स्ड है और जिनको एक फिक्स्ड क्वांटम नंबर असाइन हुआ हुआ है। सेकंड पोस्टुलेट भी देख लेते हैं हमारे पास कि क्या था। सेकंड जो हमारे पास पोस्टुलेट था वो ये था, द एनर्जी is neither emitted nor absorbed when an electron is in a fixed orbit. ठीक है, the energy is emitted or absorbed when electron jumps from one orbit to another. ठीक है, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है ना, बोहर ने सेकंड पोस्टुलेट में ये कहा था कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होता है ना वो जब एक फिक्स्ड ऑर्बिट के अंदर होता है तो उसमें ना तो एनर्जी एमिट होती है ना एब्जॉर्ब होती है। एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब उस वक्त होगी जब इलेक्ट्रॉन अपने फिक्स्ड ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट के अंदर जंप करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकंड पोस्टुलेट था। थर्ड पोस्टुलेट क्या था? थर्ड पोस्टुलेट था द एनर्जी चेंज डेल्टा ई व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स। जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में जंप करता है तो चेंज इन एनर्जी जो होती है ना, डेल्टा ई इज इक्वल टू द प्लैंक्स इक्वेशन। तो हमारे पास जो एनर्जी होती है, चेंज इन एनर्जी, वो प्लैंक्स इक्वेशन के बराबर होती है। डेल्टा ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1 इज इक्वल टू HV। ठीक है, तो यही प्लैंक्स इक्वेशन थी ना जो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस की थी। तो डेल्टा ई जो होती है वो एक शेल की एनर्जी दूसरे शेल की एनर्जी का डिफरेंस होती है और वो इक्वल है HV के। ठीक है, तो ये हमारे पास है थर्ड पोस्टुलेट। फोर्थ पोस्टुलेट हमारे पास क्या है इस थ्योरी का? द इलेक्ट्रॉन revolves in that orbit which has a fixed angular momentum.
जो हमारे पास रिवॉल्विंग बॉडी होती है ना, उसमें हम एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या है, एक रिवॉल्विंग बॉडी है, तो हम इसमें एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन उन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है जिनके एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू भी क्या है, फिक्स्ड है। mvr इज इक्वल टू NH/2 पाई। हमारे पास जो है ये एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू होती है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास, इधर मैं एक और भी लिख देती हूँ, एंड द वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम is the integral multiple of the factor h/2 पाई, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यू होती है ना, वो किसका जो यानी इंटीग्रल मल्टीपल होती है कौन से फैक्टर की, h/2 पाई से, 2 पाई की। तो mvr इज इक्वल टू NH/2 पाई, ठीक है। तो n हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ शेल्स की वैल्यू है या नंबर ऑफ ऑर्बिट्स की वैल्यू है। तो अब एंगुलर मोमेंटम के लिए हम ये इक्वेशन यूज करते हैं। तो हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास इस इक्वेशन से जो ऑर्बिट्स होंगे, जिनको हमारे इलेक्ट्रॉन जो है जिसमें जा सकता है, वो कौन से होंगे, h/2 पाई वाले, 2h/2 पाई वाले, 3h/2 पाई वाले, 4h/2 पाई वाले, और सो ऑन, ठीक है। तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो इन वैल्यूज, जिन जिन ऑर्बिट्स की एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू इस रेंज में है, वो उन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर सकता है, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चला कि हमारे पास एंगुलर मोमेंटम की कौन कौन सी वैल्यूज हो सकती हैं, और हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो उन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेगा जहां एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू फिक्स्ड है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गए पोस्टुलेट्स जो बोहर एटॉमिक मॉडल ने जो है पब्लिश किए थे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डेरिवेशन, ठीक है, कि हमारे पास जो है किस तरह हमारे पास जो है बोहर एटॉमिक मॉडल ने इलेक्ट्रॉन के रेडियस और एनर्जी के बारे में बात की थी। अच्छा, जो आपके पास ये वाली वीडियो है ना, उसमें मैंने रेडियस जो है सिर्फ उसको डिस्कस किया है कि बोहर एटॉमिक मॉडल ने इलेक्ट्रॉन के जो ऑर्बिट्स हैं उनके रेडियस को किस तरह डिराइव किया था, उनकी वैल्यू को। जो नेक्स्ट मेरी वीडियो होगी ना, उसमें हम एनर्जी के बारे में बात करेंगे कि बोहर एटॉमिक मॉडल से हम एनर्जी ऑफ ऑर्बिट भी आराम से निकाल सकते हैं। तो अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है डेरिवेशन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंसीडर कर लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन को जो कि हाइड्रोजन एटम के अंदर है। कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन इन एन हाइड्रोजन एटम रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। जो कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज Ze+, ठीक है। Z इज द प्रोटॉन नंबर, and E is the charge on electron, ठीक है। तो चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन का वो हम किस तरह लिखते हैं, Ze+ लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि Z जो है हमने इलेक्ट्रॉन के साथ जो प्रोटॉन नंबर है उसको भी दिखाना है।
क्योंकि एटम की बात हो रही है ना, तो एटम का प्रोटॉन नंबर भी साथ ही मेंशन होगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि जो है लेट द mass of electron is m, radius of the orbit is r, वो वाला रेडियस जिस ऑर्बिट का रेडियस जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, एंड v is the velocity of electron या velocity of revolving electron। ठीक है, तो ये हमारे पास एक स्टेटमेंट आ गई जो हमने जिस तरह हमने अपने इक्वेशन को क्या किया हुआ है, डिजाइन किया हुआ है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि अकॉर्डिंग टू कॉलम्स लॉ के अकॉर्डिंग द फोर्स ऑफ attraction between the nucleus and the revolving electron is shown by। तो अब हम इसको किस इक्वेशन से शो करते हैं, Ze पॉजिटिव जो कि हमारे पास इसका चार्ज था इलेक्ट्रॉन का, E माइनस ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का स्क्वायर, तो ये बराबर हो जाएगा Ze स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r के स्क्वायर से। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो Ze स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन Artlist.io Music licensing reimagined. Artlist.io अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास ना जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है उसका क्या होता है, वो एक सेंट्रीपिटल फोर्स के अकॉर्डिंग रिवॉल्व कर रहा होता है, क्योंकि हमें पता है कि जब भी कोई बॉडी रिवॉल्व करती है तो उसमें जो फोर्स Music licensing reimagined. Artlist.io Music licensing reimagined.
Artlist.io. है। और अगर हमारे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कम हुई तो उसके ऑर्बिट का रेडियस जो है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो इससे हमें यही पता चल रहा है ना, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपस में। तो अगर हमारा जो इलेक्ट्रॉन है उसे न्यूक्लियस के नजदीक रिवॉल्व करना है, ठीक है, नियर द न्यूक्लियस अगर हमारे इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करना है तो उसके लिए उसको हाई वेलोसिटी से रिवॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वेलोसिटी ज्यादा होगी तो उसका जो ऑर्बिट है वो छोटा बनेगा, रेडियस जो है ऑर्बिट का वो छोटा होगा, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक होगा। इसी तरह देखो ना, ये हमारे पास है न्यूक्लियस, ये हमारे पास है ऑर्बिट्स, ठीक है। तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो अगर ज्यादा वेलोसिटी से मूव करेगा, हाई वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसका मोशन जो है वो इस तरह होगा, यानी ज्यादा वेलोसिटी से मूव कर रहा है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा है तो न्यूक्लियस के नजदीक है, ठीक है। उसी तरह अगर हमारा जो इलेक्ट्रॉन, अगर उसने दूसरे ऑर्बिटर के अंदर जंप करना है, उसने अगर जंप करना है दूसरे ऑर्बिट के अंदर, तो उसको अपनी जो उसकी वेलोसिटी है उसको कम करना पड़ेगा, कम करेगा तो उसका जो रेडियस है वो ज्यादा बनेगा, ठीक है। तो जंप करने के लिए उसको लेस वेलोसिटी से मूव करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि उसका जो रेडियस है वो हाई बने और उसको दूसरे ऑर्बिट तक पहुंचने में आसानी मिल जाए, ठीक है। तो इस इक्वेशन से हमें, डेरिवेशन से हमें ये पता चला, ठीक है। अच्छा, अब हम एक चीज देखते हैं, अब हमारे पास जो वेलोसिटी है ना, रेडियस जो है वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो अब हम वेलोसिटी वाले फैक्टर को ना इस इक्वेशन से क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, तो अब हमारे पास जो इक्वेशन आई थी वो इस तरह थी, R इज इक्वल टू ZE स्क्वेयर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट MV स्क्वेयर, ठीक है। तो अब हम इस इक्वेशन में क्या करते हैं, अब हमने ना क्या पढ़ा था कि हमारे पास जो होता है ना, बोहर का जो फोर्थ पोस्टुलेट हमने पढ़ा है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो उस ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है जिसका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, फिक्स होता है। तो इधर अगर हम एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू लिखें, हेंस अकॉर्डिंग टू postulate of Bohr, postulate number 4 of Bohr, angular momentum is equal to एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, mvr इज इक्वल टू NH ओवर 2 पाई, ठीक है। हमें यहाँ से v स्क्वायर की वैल्यू रिप्लेस करनी है, तो इधर हमें v की वैल्यू चाहिए, v स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, v की वैल्यू ऐसे ही, इधर v ऐसे ही रह जाएगा, NH ओवर 2 पाई और आ जाएगा mr को हमने इधर हम ले आए, दोनों साइड्स पे जब स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास n स्क्वायर h स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 3, ओके। सो बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ v स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 in equation number 2 we get, अब हमें हमारे पास क्या आ जाता है,
इसके अंदर हम v स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो r इज इक्वल टू हमारे पास आएगा, अब ये जो इक्वेशन है ना ये क्या हो जाएगी, v क्योंकि नीचे है तो ये डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमिनेटर में आएगा, तो जेड ई स्क्वायर हमारे पास 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर और आर स्क्वायर, ठीक है, और ये वाली Artlist.io. डिनोमिनेटर में आएगी, तो हमारे पास आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम, ये एम स्क्वायर और एन स्क्वायर, ये v स्क्वायर तो हमने रिप्लेस कर दिया है, तो बाकी की वैल्यूज लिखी, v स्क्वायर वाली की जगह हमने उसका न्यूमिनेटर लिख दिया, इसका Music licensing reimagined. थोड़ी बहुत कटिंग हुई, ये 4 इससे कैंसिल, एक पाई से कैंसिल, एक तो हमारे पास और एक r जो है वो एक r से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी मैं जो लिख देती हूँ, नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन बनेगी r इज इक्वल टू, ये एक r की जगह पे भी रहता है तो इसे सेम कर लेना है, Artlist.io. अब ये जो चीज़ है ये वैसे की वैसे वापस अपने अपनी जगह पे चली जाएगी सारी चीज़ें, अब ये जो न्यूमिनेटर है वो हमारे पास बन जाएगा, हमारे पास आ जाएगा Music licensing reimagined. Artlist.io. नंबर 4 जो है वो हमारे पास आ गई। अब इस इक्वेशन से हमें साफ पता चल रहा है कि हमारा जो रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x स्क्वायर, बाकी सारे कांस्टेंट्स हैं, Music licensing reimagined. क्वांटम नंबर जो है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया Artlist.io. ठीक है, तो अगर हम इस इक्वेशन में बाकी वैल्यूज को पुट करें, यानी हम एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट करें, एच स्क्वायर की वैल्यू पुट करें, पाई एम और जेड ई स्क्वायर की वैल्यूज अगर पुट करके इक्वेशन को सॉल्व करें, अच्छा इस इक्वेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर ओवर पाई एम जेड ई स्क्वायर और एन स्क्वायर, ठीक है, तो ये इस तरह भी लिख सकते हैं इसको, तो ये इक्वेशन नंबर 5 है। अगर हम इसको पूरा सॉल्व करके हम क्या करें, हम इसकी वैल्यूज पुट करके और हम इसकी वैल्यू निकालें इस ब्रैकेट वाले पोर्शन की, तो वो निकलती है 0.0529 एंगस्ट्रॉम इंटू एन स्क्वायर, ठीक है, यानी ये हमारे पास जो है ये एक वैल्यू आ गई जिससे हम रेडियस ऑफ ऑर्बिट निकाल सकते हैं अगर हमारे पास क्वांटम नंबर की वैल्यू गिवन हो, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है r की वैल्यू है 0.0529 एंगस्ट्रॉम n स्क्वायर, ठीक है, n की वैल्यू अगर 1 हुई तो रेडियस की वैल्यू कितनी होगी 0.0529 एंगस्ट्रॉम, n की वैल्यू अगर 2 हुई तो रेडियस की वैल्यू कितनी होगी 2.11 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, n की वैल्यू अगर 3 हुई तो रेडियस की वैल्यू कितनी होगी 3.57 एंगस्ट्रॉम ऐसे ही बनती है, ठीक है,
तो आप जब इसको सॉल्व करके देखेंगे ना n की वैल्यू लगा के, तो आपके पास हर क्वांटम नंबर के ऑर्बिट का रेडियस आता जाएगा। ठीक है, तो बोहर की जो हमारे पास थ्योरी है, तो उसके हिसाब से हमारे पास जो है, जो ये सारा जो प्रोसेस है, इससे हम रेडियस आराम से किसी भी ऑर्बिट का निकाल सकते हैं अगर हमें उसका क्वांटम नंबर पता हो। ठीक है, क्वांटम नंबर तो हम आसानी से याद कर सकते हैं ना, नंबर पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, 1 2 3 से सो ऑन, जितने भी हमारे पास n की वैल्यू है। ठीक है, तो हमारे पास n की वैल्यू जब अब हमें पता होगी हमारे शेल की, हम उसके ऑर्बिट का रेडियस आसानी से निकाल सकते हैं। तो बोहर की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है ये हमारे इलेक्ट्रॉन के स्ट्रक्चर को, सॉरी एटम के जो हमारा स्ट्रक्चर है उसको प्रिडिक्ट करने में। ठीक है, और एनर्जी का जो हमारे पास एनर्जी ऑफ जो ऑर्बिट है वो भी बोहर ने क्या की थी, प्रिडिक्ट की थी। तो उसका जो सारा है हमारे पास डेरिवेशन और जो भी है वो हम नेक्स्ट जो मेरी वीडियो है ना हम उसमें डिस्कस करेंगे। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको केमिस्ट्री की अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें, और अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।